Hi dear student, welcome to Education with me Ashish Saram, standard 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल देख रहे हैं। उसमें आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि मेटल की और नॉन मेटल के जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या आयोनिक कंपाउंड के जस्ट हमने लास्ट में आयोनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, सॉरी केमिकल कंपाउंड के जो आयन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसी के बीच यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो लेट टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 13 है कि टेक अ सैंपल ऑफ अ सोडियम क्लोराइड का क्या सैंपल लेते हैं, एंड पोटेशियम आयोडाइड का सैंपल लेते हैं, एंड बेरियम क्लोराइड का और एनी अदर सोल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपकी साइंस की लेबोरेटरी में कोई भी अवेलेबल सोल्ट है उसका सैंपल ले लो। एंड व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सोल्ट। तो ये सारे सोल्ट है उसका फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, तो मोस्टली क्या होगा, पाउडर के फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंपल ऑफ ऑन अ मेटल स्पेटुला एंड हीट, यानी कि जो मेटल स्पेटुला यानी कि जो मेटल की जो समची जैसा है, स्पून जैसा है, उसके अंदर जो मेटल सॉल्ट को ऐड करो और बाद में क्या करो, उसको गर्म करो। यहाँ पे बर्नर के ऊपर जो गर्म किया है, ठीक, उस तरह से उसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वो सॉल्ट जलने का। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। क्या फ्लेम के ऊपर कोई कलर दिखता है? यस, वहां पे आपको अलग अलग जो कौन से मेटल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन से मेटल का जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका कलर कैसे मिलता है। एंड डू दिस कंपाउंड मेल्ट, क्या वो कंपाउंड है वो पिघल गए हैं। ओके, ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, वाटर के अंदर सैंपल को डिजोल्व करो, पेट्रोल के अंदर और केरोसिन के अंदर, तीनों के अंदर ट्राई करो। तो कई बार क्या होता है, तीनों के अंदर किसी में डिजोल्व होगा और किसी में डिजोल्व नहीं भी होता है। आर दे सोल्यूबल, वो सोल्यूबल है तो सोल्यूबल होगा, नहीं भी हो सकता है। अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, सोल्यूबल हो गए, कहीं नहीं होते हैं। तो मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.8, यहाँ पे जो फिगर दी है उस तरह से सर्किट बनाओ। क्या, दो रोड लो, एक साइड ग्रेफाइट रोड लेंगे और एक साइड एक दो ग्रेफाइट के रोड ले लो। बाद में बीच में बैटरी कनेक्ट करो, यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टेड है उस तरह से, एंड बाद में यहाँ पे बल्ब लगाओ और एक स्विच ऑन कर दो। नाउ ये दोनों जो रोड है वो दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग अलग प्लेस पर है, सेपरेट है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट बनती नहीं है, क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बन रहे। लेकिन जब आप उसको सॉल्यूशन के अंदर डालोगा तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, कि आयोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, आयोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि आप सोल्ट है, सोल्ट को पिघालोगे पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, सपोज कि यहाँ पे हम निकले सोडियम क्लोराइड, तो Na प्लस आयन होगा और Cl माइनस आयन होगा। ठीक, तो दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे और उसके थ्रू क्या होगा कि वो पानी के अंदर अब करंट है ना, वो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर यानी कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर क्या कि आयन के फॉर्म में करंट फ्लो होगा। जो एक कंडक्टर हो गया उसमें क्या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में करंट फ्लो होगा। और उसके थ्रू क्या होगा, ये सर्किट है वो क्या बनेगी, क्लोज सर्किट होगा। तो उसके थ्रू ये बल्ब होगा वो क्या होगा, ग्लो होगा। यदि जो कंपाउंड है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड होगा तो बल्ब ग्लो होगा, वरना नहीं होगा। ओके, make a circuit as shown in figure 3.9 and insert the electrodes into the solution of a salt. And what do you observe, test the other salt sample to in this manner। तो मोस्ट ऑफली जो सोल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, आयनिक सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए उसमें क्या होगा कि आपको मिलेगा कि करंट वहां पे फ्लो होगा और बल्ब होगा वो ग्लो होगा। व्हाट इज योर इंटरफेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ द कंपाउंड का क्या कहना है। तो यहाँ पे देखते हैं जो अलग अलग कंपाउंड है उसका यहाँ पे लिया है, जो आपको टेबल में जस्ट गिवन है कि आयोनिक कंपाउंड यहाँ पर है कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड नमक का कि 1074 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसका 1689 केल्विन के। उस तरह से अलग अलग है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और बाई चांस आपको कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे तो आपको मालूम भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ओके,
Now you have observed the following general properties for the ionic compound. यहाँ पे जो ionic compound है इसमें इस तरह से जो हमने जो ऊपर देखी थी एक्टिविटी के बेस यहाँ पे हमें जो इस तरह से जो जनरल उसकी प्रॉपर्टीज मिलते हैं, तो क्या है कि फिजिकल नेचर, जो सोल्ट है केमिकल कंपाउंड, उसका फिजिकल नेचर कैसा है, ionic compound are solid, ionic compound are solid and are somewhat hard, क्या है हार्ड भी है, of the strong force of attraction between the, और strong force है किसके लिए, attraction between the positive and negative ion, क्या वो एक दूसरे को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं, जैसे कि Na प्लस और सोडियम Cl माइनस है वो जो बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, क्या दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, क्या उसको अब जब उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक इनटू पीस। क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम देखेंगे तो टेबल के अंदर देख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि मिनिमम किसी का 1000 से कम किसी का मेल्टिंग पॉइंट नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कि लिथियम क्लोराइड है उसका क्या है 887 यानी कि कितना होगा 514 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर जब आप दोगे तब वो क्या होता है पिघलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है बहुत हाई है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी एज कम्पेयर टू क्या है बहुत ज्यादा हाई है। तो जो the melting point of a ionic compound have a high melting point and boiling point, क्या ionic compound है उसका melting point and boiling point है दोनों क्या है बहुत high है, and this is because a considerable amount of energy is required to break the strong interior ionic attraction। और यहाँ पे भी चीज याद रखो कि दिस इज बिकॉज, और उसी वजह से उसको कंसिडरेबल अमाउंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है इसके लिए ब्रेक डाउन करने के लिए, उस जो आयन है आयन को तोड़ने के लिए, क्या ब्रेक डाउन करने के लिए स्ट्रॉन्ग आयन इंटर आयनिक एट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सोल्यूबिलिटी, क्या सोल्यूबिलिटी यानी कि हमने देखा केरोसिन पेट्रोल और उस अलग अलग वाटर के अंदर हम सॉल्यूशन करते थे, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, क्या जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल, क्या जो ये सॉल्यूशन है वो केरोसिन और पेट्रोल के अंदर सॉल्यूशन होते नहीं है। आप लोगों ने केरोसिन और पेट्रोल के अंदर सोल्व करने की डिसोल्व करने की ट्राई करोगे, सोल्ट को नमक को सिर्फ केरोसिन के अंदर ट्राई करोगे तो नहीं पिघलता है, ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा उसमें, इनसोल्यूबल है। ओके, नाउ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो कंडक्टिविटी है कि नहीं है, क्या है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी का नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्या इन्वॉल्व द, क्या उसमें चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होनी चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन है कि नहीं है। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन अ वाटर कंटेन आयन, क्या होता है उसके अंदर आयन होता है, और आयन की वजह से क्या होता है उसके विच मूव्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, और क्या होते हैं वो जो पॉजिटिव आयन हो गए वो क्या हो गए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन हो गए वो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जो नेगेटिव आयन है वो क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो विच मूव द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होते है थ्रू द सॉल्यूशन तो वो क्या ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर क्या होते हैं जमा होते हैं। ओके, एंड आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज मूवमेंट ऑफ अ आयन इन द सॉलिड इज नॉट अ पॉसिबल, क्या आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट जब सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड इज नॉट अ पॉसिबल, सॉलिड स्टेट में तब आयन का मूवमेंट होगा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर, उसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सिंपली आप लोगों जब हायर स्टैंडर्ड में होगा
11 साइंस और 12 साइंस में जब केमिस्ट्री में ऐसा आएगा कि आयनिक कंपाउंड है तो उसके क्या होते हैं, उसके साथ में कि क्लोरीन है, क्लोरीन के यहाँ पे क्या होता है, Na ज्वाइंट होता है, Na की इस साइड क्या होता है, क्लोरीन होता है। इस तरह से आयनिक कंपाउंड फिक्स होते हैं, वो हिलते भी नहीं। वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हम वहाँ पे पढ़ोगे, वहाँ पे आएगा हर एक एटॉम का जो क्या होगा, आयनिक स्ट्रक्चर बनेगा, कोई भी कंपाउंड होगा उसका भी। ओके, नाउ बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट, यानी कि जब वो पिघली हुई अवस्था में है तब उसका क्या कर सकते हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो। और कई सारे जो एलिमेंट है, कई सारे जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब उसका प्योरिफिकेशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उसको पिघली हुई स्थिति में उसका उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको प्योर करते। तो उसमें क्या है, एक होल्ट हेराल्ड पद्धति है, होल्ट हेराल्ड सिस्टम। क्या होल्ट हेराल्ड सिस्टम है, हेराल्ड, वो वहाँ पे हमें देखेंगे, वो यहाँ पे हमें सिर्फ नाम ही याद है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब वहाँ पे होल्ट हेराल्ड पद्धति पूरी आपको सिस्टम है वो समझनी होगी। एंड दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। क्या दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट, क्या पिघली हुई अवस्था में तब तक पॉसिबल है सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की जब क्या होगा, जब ओवरकम ड्यू टू द हीट से ज्यादा होगा ना जब, तब भी ये पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। एंड थस आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और तब तक क्या होगा, आयन होगा वो फ्रीली मूव होते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहेगी। और आपको इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे 4 चीज देखी। क्या, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो फर्स्ट हमने देखा था फिजिकल और फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉलिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सब देखा। और उसके बाद मेल्टन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने जब देखा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका हायर होता है, और जो सोल्यूबिलिटी है, तो पानी के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन वाटर के जो केरोसिन और पेट्रोल है उसके अंदर सोल्यूबल नहीं है। ओके, नाउ अब अकरेंस ऑफ अ मेटल क्या है, उसके बाद आता है अकरेंस ऑफ अ मेटल। ओके, अकरेंस ऑफ अ मेटल देखते हैं कि द अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ अ मेटल। क्या, अर्थ यानी कि हमारी जो जमीन है वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ मेटल, यानी कि मोस्ट ऑफ मेटल है वो किसके अंदर है, हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर है। सी वाटर, समुद्र के पानी के अंदर also contains some soluble salt, उसके अंदर भी कई सारे soluble salt है, such as सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सोल्ट है, मोस्टली नमक क्या है, सोल्ट समुद्र में से मिलता है। बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है, समुद्र के अंदर होता है ज्यादा मात्रा में, एंड एटसेट्रा। द एलिमेंट एंड कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, एंड द एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या है, अलग अलग टाइप के जो मेटल के कंपाउंड है वो सब क्या है, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर है, विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज ए मिनरल, और उसको क्या कहते हैं, हम मिनरल्स कहते हैं। ओके, एट सम प्लेस मिनरल्स contain a very high percentage of a particular metal। क्या, इन इन सम प्लेस, यानी कि कोई फिक्स प्लेस पर क्या होता है कि मिनरल्स की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उसमें से हम मेटल का प्योरिफिकेशन करेंगे तो वो क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। तो उस तरह की जो मेटल होती है उसको क्या कहते हैं, एंड दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेटल। क्या, ओर्स ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेटल, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स की और उस स्पेशल मेटल की वो क्या है, ओर्स है, ऐसा कहेंगे। जहाँ पे मेटल के क्या, असम प्लेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर मेटल होती है, हाई मात्रा में होती है, एंड उसके अंदर से जो वो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना वो क्या होगा, हमें फायदेमंद रहेगी।
तो उस टाइप की जो मिनरल्स है उसको क्या कहते हैं हम, उस टाइप के मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। या मेटल का जो प्योरिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना, तो मेटल का प्योरिफिकेशन यानी कि मेटल को निकालना है जो दूसरे मिक्सअप है उसमें से, तो उसमें से निकालने के लिए जो अलग अलग प्रोसेस है उसके बारे में बाद में देखते। तो पहले यहाँ पे जो जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। क्या हमने देखा था पोसो के मेगा एलाजी, देखा ना वो रिएक्टिविटी। ठीक है, you have learnt about the reactivity series of a metal. Having think knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. क्या जो आप रिएक्टिविटी सीरीज समझ लोगे ना अच्छे से, तो क्या कर सकते हो, तो आप आसानी से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना सीख पाओगे, कि समझ पाओगे कि क्या है। आपको हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके साथ रिएक्ट करोगे उस कंपाउंड के साथ, आपको क्या मिलेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो सेपरेट हो जाएगी उससे, और उससे आपको मिलेगी। सम मेटल आर फाउंड सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। क्या कई सारे जो मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में इन द फ्री स्टेट, क्या फ्री स्टेट में मिलती है। जो क्या है, जो मेटल है वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। कैसे है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, जनरली हमें फ्री स्टेट में मिलती है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द फिर कंपाउंड, और कई सारे क्या मेटल होती है जो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलती है। एंड द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो बॉटम में है यानी कि जो वो सब क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, जैसे कि मर्क्यूरी, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव एंड दे आर ऑफ्टन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। वो क्या होती है, मोस्टली फ्री स्टेट में, यानी कि गोल्ड होता है तो गोल्ड में से सिर्फ मिट्टी होती है, उसको ही अलग करना रहता है। गोल्ड आपको एज अ उसके छोटे छोटे पीस में के फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। क्या फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दिया है कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट एंड कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर है वो क्या कंबाइंड स्टेट में भी होता है। आर एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में क्या होते हैं, उसके सल्फाइड के फॉर्म में होता है या तो ऑक्साइड के फॉर्म में। या मोस्टली मेटल है वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या उसके सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में होती है। तो मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज की जो टॉप में मेटल आते हैं, पोसो के मेगा एले, यानी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज अ फ्री एलिमेंट। क्या आपको कुदरत में से, नेचर में से आपको फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं मिलती है, वो ऑलवेज क्या होती है, कंपाउंड के फॉर्म में ही होती है। एंड मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है कि जिंक है, एफी है, पीबी यानी कि लेड है, जेडन, एफी, पीबी आर मॉडरेटली रिएक्टिव। वो क्या है, ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं और कम भी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड और सल्फाइड, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते। क्या ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में ही हमें मिलेगी। क्या ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स मेनी मेटल आर ऑक्साइड। आप लोग ने कई सारे, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कई सारे मेटल है वो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में थे। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन, क्या वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। क्या बहुत सारे मेटल की जो ओर्स होते हैं क्या ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव। क्या है, ऑक्सीजन है ना वो बहुत रिएक्टिव है, यानी कि ऑक्सीजन सभी के साथ रिएक्टिव है, कि सभी के साथ रिएक्शन करके सभी के साथ क्या है, एक अच्छा सा फ्रेंड बना लेता है। वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज अ वेरी एबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। क्या अर्थ क्रस्ट के, अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में भी है। थस on the basis of the reactivity we can group the metal in the following three categories। क्या रिएक्टिविटी के बेस पे हम मेटल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी, क्या फर्स्ट तो मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी, जो लो
क्या है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो नीचे दिए जी एंड डी, वो क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। मेटल एट अ मीडियम रिएक्टिविटी, सर अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, क्या मेटल होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है या तो मीडियम होती है। एंड मेटल एट अ हाई रिएक्टिव, या हाईली रिएक्टिव, एंड डिफरेंट टेक्निक आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप की जो मेटल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने की अलग अलग टेक्निक होती है। यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखेंगे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हम उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कैसे हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है और मीडियम रिएक्टिविटी है, उसी के बेस उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की अलग अलग टेक्निक होती है, उसी के बेस हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सेवरल स्टेप आर इन्वॉल्व इन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी कि ओर्स में से उसकी कच्ची धातु में से उसको एक्सट्रैक्ट करने की अलग अलग टेक्निक है। A summary of this step is given in the figure 3.10 के अंदर आपको गिवन है। Each step of is explained in the detail as follows section, यानी कि इसी सेक्शन में हमने उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे ओर्स यानी कि क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो क्या हुआ, कहीं पे मेटल एट हाईली रिएक्टिव मेटल ज्यादा मात्रा में होगी, कहीं पर क्या मीडियम रिएक्टिव मेटल ज्यादा होगी, और कहीं पे लो रिएक्टिव मेटल ज्यादा होती है। तो लो रिएक्टिव मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जिसमें होती है वो उसमें क्या होता है, वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होती है, और उसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करके उसमें से मेटल को सेपरेट किया जाता है और रिफाइनिंग होगा। बाद में मेटल एट हाई रिएक्टिव होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और क्या, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू उसमें क्या किया जाता है, पिघला जाता है, एंड प्योर मेटल हमें मिलते हैं। एंड मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिसकी मीडियम रिएक्टिविटी है, ऐसी मेटल जैसे कि कार्बोनेट ऑफ और सल्फाइड के फॉर्म में होती है। क्या होती है, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में होती है। तो कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट को प्योर करने के लिए क्या, कौन सा प्रोसेस यूज होती है, कैल्सिनेशन किया जाता है। और सल्फाइड के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे जो देखा कि रोस्टिंग किया जाता है। तो बाद में जो आपको कार्बोनेट कैल्सिनेशन करोगे तो रोस्टिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाद में जो मेटल है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलती है। क्या, ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं। बाद में उसका क्या, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन प्रोसेस हमें क्या समझाते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव होता है। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है वो रिमूव होता है, ऑक्सीजन होता है वो रिमूव करेंगे। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल एंड आपको प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि प्योर मेटल बाद में आपको मिलेगी। और थोड़ी बहुत उसके अंदर जो होगी कोई खामी, वो सब हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसकी प्योर एक्स्ट्रा प्योर करेंगे। ओके, नाउ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स देखते हैं कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड। ओर्स माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ impurities सच है, उसके अंदर क्या, लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज यानी कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होगी, सच है, सोयल होती है, सैंड होती है यानी कि रेती होती है, आर एंड कॉल्ड गेंगू, क्या उसको गेंगू कहते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो बगाड़ होता है वो उसके अंदर होता है। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर्स प्राइवर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। क्या impurities must be removed from the ores prior to the extraction of the metal। कौन सी मेटल उसके अंदर, जो ओर्स के अंदर तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है और उसके अंदर मेटल भी 2-3 होती है, तो उसमें कौन सी ज्यादा मात्रा में है, उसी बेस उसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है। द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग द गेंगू फ्रॉम द ओर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गेंगू। गेंगू की और जो ओर्स है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस हम उसका करेंगे। एंड डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयड, यानी कि अलग अलग टेक्निक होती है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अलग अलग टेक्निक को। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन अ लो एक्टिविटी सीरीज, जो लो एक्टिविटी सीरीज में आती है, यानी कि जो लो रिएक्टिव मेटल है उसका प्योरिफिकेशन किस तरह से करते हैं। तो
मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज यानी कि जो लो रिएक्टिव मेटल है आर वेरी अनरिएक्टिव, क्या या तो वो वेरी अनरिएक्टिव होती है, वो कैसे होती है, किसी के साथ तुरंत रिएक्टिव रिएक्शन नहीं कर लेती, ऐसे जो मेटल है। एंड द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन, क्या जो उसके ऑक्साइड हो गए तो ऑक्साइड को क्या आप गर्म करोगे ना तो क्या आपको उसका जो ऑक्सीजन होगा वो दूर हो जाएगा और क्या आपको सिर्फ मेटल ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चिनाबार यानी कि जो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड को क्या कहते हैं, चिनाबार कहते हैं। इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, वो क्या था, मर्क्यूरी का एक ओर है। एंड व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब उसको हवा में गर्म किया जाता है, एयर के अंदर गर्म किया जाता है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मर्क्यूरी ऑक्साइड। क्या होता है, जो चिनाबार को यानी कि एचजीएस को, मर्क्यूरी सल्फाइड को आप गर्म करोगे ऑक्सीजन की हाजिरी में, प्रेजेंट में हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और उस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, जो और ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला है, क्या मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला, उसको सिर्फ आप गर्म करोगे तो उसका ऑक्सीजन होगा वो रिमूव होगा और आपको क्या मिलेगा, मर्क्यूरी मिलेगा। एंड सिमिलरली जो यहाँ पे कॉपर टू Cu कॉपर सल्फाइड है, क्या है, कॉपर सल्फाइड है, उसका भी इसी तरह से प्योरिफिकेशन किया जाता है। सिमिलरली कॉपर which is found as a copper sulfide in a natural can be obtained from the its ore by just heating in a air। क्या कॉपर सल्फाइड को क्या करोगे, जो उसको क्या कहते हैं कॉपर सल्फाइड, देखिए क्यूप्रस है, क्यूप्रस कॉपर सल्फाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। क्यों, क्योंकि सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और जो गैस के फॉर्म में अलग होगा। नाउ जो कॉपर ऑक्साइड मिलता है ना, कॉपर ऑक्साइड को हम और कॉपर सल्फाइड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को गर्म करेंगे तो यहाँ पे से जो ऑक्सीजन है वो इस सल्फर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तो बचेगा कौन से, कॉपर। इस तरह से हमें प्योर कॉपर मिलता है। कॉपर को इस तरह से जो प्योर करने की जो टेक्निक है वो क्या है जो रोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सल्फाइड के फॉर्म में जो मेटल होते हैं, मेटल सल्फाइड में से जो क्या करते हैं, उसको गर्म करके हम उसका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट करेंगे, सल्फर वाली जो मेटल है, जो जिस ओर्स के अंदर जो क्या होता है, सल्फर होता है, इनकी सल्फर के ओर्स होते हैं, जो जैसे कि हाइड्रोजन जो मर्क्यूरी सल्फाइड है, मर्क्यूरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलता है। उसी तरह कॉपर सल्फाइड था, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में प्रेजेंट में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। देन कॉपर ऑक्साइड को हम और मर्क्यूरी ऑक्साइड को उसको फिर से रिडक्शन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और क्या आपको प्योर कॉपर मिलेगा। नाउ एक्सट्रैक्शन इन मेटल इन मिडल एक्टिविटी, जो मिडल एक्टिविटी सीरीज में आते हैं इसी एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है, तो मेटल इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में आता है, आयन है, जिंक है, लीड है, कॉपर है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, वो क्या मॉडरेट रिएक्टिव है, एंड दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। क्या कॉपर क्या वो मेटल के आयन सल्फाइड FeSO4 के फॉर्म में होते हैं, यानी कि आयन सल्फाइड के फॉर्म में, जिंक सल्फाइड हो गए, लीड सल्फाइड हो गए, कार्बोनेट के फॉर्म में हो गए, इस फॉर्म में होते हैं। एंड इट इज इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। क्या और मेटल है ना, उसके ऑक्साइड के फॉर्म में से हमें गेन करना है ना, वो इजी है। क्या ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो इजी है, तो ये जो सल्फाइड के फॉर्म में या तो जो कार्बोनेट के फॉर्म में है, मेटल होता है, मेटल जो अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में से सेपरेट करने से बेटर जो सिंपल की इसमें से हो जाता है, उसके ऑक्साइड में से सेपरेट करना। देयरफॉर प्रायोर टू रिडक्शन ऑफ द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड। क्या हम करेंगे, मेटल सल्फाइड को और जो मेटल कार्बोनेट है उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। एंड द सल्फाइड्स और सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। therefore prior to reduction of metal sulfide, क्या मेटल सल्फाइड को हम रिडक्शन करेंगे, सॉरी मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। के मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड, बाद में जो सल्फाइड ओर है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, जो ऑक्साइड में हो जाएगा, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेस एयर। क्या
ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो सल्फाइड है, क्या मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड को क्या हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जो ज्यादा से ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, जो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनता है। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रोस्टिंग। उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। The sulfide ore are converted into the oxide by the heating strongly in the presence of excess of air. एयर की प्रेजेंस में आप ज्यादा से ज्यादा उसको गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग ऑफ अ मेटल कहते हैं। एंड कार्बोनेट ओर, क्या कार्बोनेट की ओर से जो कार्बोनेट ओर है उसको क्या करते हैं, चेंज इनटू द मेटल ऑक्साइड। क्या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। क्या लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में जब आप उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गर्म करोगे तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन ऑफ अ जिंक ओर्स कैन बी शोन इन द फॉलो। यहाँ पे मैंने दिखाया है उसका किस तरह से कैल्सिनेशन और करते हैं। तो रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जिंक ऑक्साइड